साथियों नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। मैं राजू मिश्रा, विश्व शक्ति पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष हरियाणा, किसान मजदूर जागृति मंच का संयोजक और अखंड हिंदू मोर्चा का सहयोगी। आज की है, जैसे कि हमने आपको बताया है कि 577 साल की गुलामी या 77 साल आजादी का होने वाला है, या 77 साल की आजादी। इसी विषय पे चर्चा शुरू करते हैं और आपसे वही निवेदन, आप अपने नियर एंड डियर को साथ में जोड़ सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और ताकि अधिक से अधिक लोगों को जानकारी उपलब्ध हो सके। तो शुरुआत करते हैं। किसी शायर ने लिखा है, किसी ने क्या, आप शायद जानते भी होंगे कि डॉक्टर कुमार विश्वास ने लिखा है कि भंवर में है सफीना लेके हम पतवार बैठे हैं, भंवर में है सफीना लेके हम पतवार बैठे हैं, किनारे दर्द की बस्ती के साहूकार बैठे हैं। जी बिल्कुल, आज हमारे साथ भी यही हो रहा है, आपके साथ भी यही हो रहा होगा, और हमारे देश की सभी आम जन के साथ में हो रहा है। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज का जो ये बहुत सेंसिटिव और बहुत ही गहन विचार करने योग्य जो बातें हैं, सबसे पहले आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो जानकारी है, इसमें से कुछ जानकारी हमने भाई राजीव दीक्षित की वीडियो से भी ली है, कुछ गूगल से ली है और कुछ इतिहास से ली है। इसलिए इसको झुठलाया नहीं जा सकता। मेरा यह लाइव में आकर के आप लोगों को बताने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हम सभी सनातनी लोग अपने अंदर की आत्मा को जगाएं, और जो हमारे अंदर आज ये घर कर गया है कि हम गरीबी में मर रहे हैं, हम गरीब ही हैं, तो इसको निकालें। क्योंकि हम गरीब नहीं हैं, हमें गरीब बनाया जा रहा है। हम भूमिहीन नहीं हैं, हमें भूमिहीन बनाया जा रहा है। हम बीपीएल राशन कार्ड की लाइन में लगने के लिए नहीं जन्म लिए, हमें जबरदस्ती लगाया जा रहा है। कुछ बुद्धिजीवी मेरे पास फोन किए कि आपने पोस्ट डाला है कि 577 साल गुलामी के या 77 साल आजादी के, तो 577 साल तो अंग्रेज रहे ही नहीं, आपने यह कैसे कह दिया। तो दोस्तों, इसका हालांकि मैंने उनको जवाब दिया, किंतु आप सभी को भी बता देता हूं, हमारा देश सदियों से किसी न किसी के अधीन रहा है, और 20 मई को 1498 20 मई 1498 को वास्को डिगामा कालीकट आता है, भारत के कालीकट, और वहां से ही वो व्यापार करने के लिए आता है हमारे देश में, और वहीं से हमारे देश के साथ में वो लूटपाट शुरू करने की योजना बना लेता है व्यापार की आड़ में, और चलते रहता है। लेकिन यहां पे ध्यान देने योग्य बातें ये हैं कि अगर हम वास्को डिगामा जब हिंदुस्तान आया तब से आज तक का कैलकुलेट करते हैं तो लगभग 526 साल होते हैं, और हमने पोस्ट में डाला है 577 साल गुलामी के। तो ये कैसे संभव है? लेकिन आपको बता दें, पहले हमारा देश टुकड़ों में विभाजित में बटा हुआ था, जिसमें छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, कुछ बड़े राज्य भी होते थे, जैसे विजयनगर साम्राज्य कहा जाता है तमिलनाडु का, और ऐसे बहुत सारे राज्य थे जो हमारे ऊपर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शासन करते थे। जब वास्को डिगामा आया, उसने व्यापार की नीति के तहत
ऐसी ऐसी योजना बनाई जिससे हमारा धन संपदा खनिज सब कुछ लूट के लेके चले गए। और सबसे पहला जो अंग्रेजों ने शासन किया सबसे पहले वह बंगाल राज्य था। 1857 में बंगाल में अंग्रेजों ने बंगाल को पूरा अपने अधीन कर लिया और आधिकारिक रूप से बंगाल को गुलाम बना लिया और वहां पे गवर्नर नियुक्त कर दिया गया और शासन चलते रहा उनका। तो जब वो इस दरमियान लूटपाट, घर की इज्जत, बहू बेटियों के साथ अभद्रता या यूं कहें पराकाष्ठा की सीमा को तोड़ते हुए सारी चीज करने लग गए। उसी बीच में आप लोगों ने एक नाम सुना होगा देश के क्रांतिकारी सम्मानी मंगल पांडे जी का। मंगल पांडे जी अंग्रेजों की सेना में बतौर सिपाही फौजी नौकरी करते थे, भारतीय बटालियन। हुआ क्या, अंग्रेजों ने लाला लाजपत जी को ले गए और उनको पीट के उनकी हत्या कर दी। और यह चिंगारी ऐसी भड़की कि वो मारे गए। और बहुत अच्छा सिस्टम चलते रहा। और आपकी जानकारी बता दूं कि उन्होंने जो 1857 में क्रांति हुई उसको विद्रोह सिपाही का नाम दिया गया, सिपाही विद्रोह। और उस सिपाही विद्रोह में आपको जानकर हैरानी होगी कि मंगल पांडे ने जब उनकी सेना से रेजिग्नेशन दिया या नौकरी छोड़ी, उसका कारण था जो हाथ गोले हुआ करते थे मारने के लिए, उसमें गाय के चर्बी को लगाना। और जब उन्होंने अंग्रेज से पूछा तो उसने जवाब नहीं दिया। 2 बार पूछने के बाद जवाब नहीं दिया तो तीसरी बार उनकी राइफल ने पूछा और 3 गोलियां मारी, वो मर गया। मरने के बाद मुकदमा होता है और उनको फांसी की सजा दी जाती है मंगल पांडे जी को। जो उनके साथी थे वो सभी देख रहे थे लेकिन चुप थे क्योंकि वो अंग्रेजों के अधीन थे। और उस समय तकरीबन 1200 लोग थे। उन्होंने अगले दिन रेजिग्नेशन दिया सारे के सारे और 5-5 की टोली में बटे। बटने के बाद वो पूरे देश में एक क्रांति लाई और सही मायने में वो क्रांति इतनी थी कि लगभग 4.5 करोड़ देशवासियों ने लड़ा और देश को हमारे आजाद करा दिया 1857 में। और आपको जानकर हैरानी होगी कि उस लड़ाई में हसिया, जिसको दातरी कहते हैं, पंजाब हरियाणा राजस्थान में दातरी कहते हैं, जिससे गेहूं या पशुओं का चारा काटा जाता है, यह एक हथियार था। और किसानों ने इतना ज्यादा उनको सहयोग, उस टाइम पे लगभग 480 करोड़ रुपए चंदा इकट्ठा हो गया देश की लड़ाई के लिए। और वो लड़े और अंततोगत्वा क्या हुआ कि जितने अंग्रेज थे वो भाग गए। उनका सिर्फ एक ही मुहिम था कि गोरे दिखे, उनका सर धड़ से अलग होना चाहिए, वो हमें चाहिए ही नहीं। और स्थिति यहां तक आ गई कि जो अंग्रेज थे अपने चेहरे पे कालिख पोत पोत करके यहां से भगे। और जब वो ब्रिटेन पहुंचते हैं वो सारी आप बीती बताते। लेकिन ये मामला वहां शांत नहीं होता है। फिर वहां ब्रिटेन की पार्लियामेंट में रूपरेखा बनाई जाती है कि आखिर भारत को कैसे लूटा जाए। तो जो यहां से गए हुए थे, जब उन्होंने सारी आप बीती बताई तो उसके अनुसार वहां पे लिस्ट बनाई गई जिसमें 20 राजघराने, हमारे देश के 20 राजघराने शामिल हुए।
और दुर्भावना या दुर्भाग्य या बदकिस्मती कहें, वो आज हमारे देश के कर्णधार हुए बैठे हैं। एक दो नाम आपको बताता हूं, क्योंकि सबका नाम बताना बहुत लंबा हो जाएगा। उसमें जैसे मध्य प्रदेश के सिंधिया परिवार, पंजाब के पटियाला नरेश, हरियाणा के जिंद स्टेट, इस तरह के लोग थे जो रहते तो यहां पे थे भारत में, लेकिन गुण गाते थे वो अंग्रेजों का। और हुआ क्या, इन्होंने इतना ही नहीं किया, इन्होंने उन अंग्रेजों को जब दोबारा बुलाया तो उसको ये भी कहे अंग्रेजों को कि आपको जितने क्रांतिकारी हैं सबका पता भी बताएंगे, उनका गुप्त ठिकाना भी बताएंगे, जितनी हमारी सेनाएं हैं वो भी आपको देंगे और पैसे भी देंगे, आप आइए तो सही। और जब अंग्रेज आए वहां से तो पूरा इनका साथ देने मिला, और जिसके परिणाम स्वरूप एक एक क्रांतिकारी मारे गए। और इसका सबसे पहला हमला जो हुआ आपको बताएं तो वो कानपुर में एक स्थान का नाम है, गांव का नाम है, हालांकि वो शहर में आ गया है, बिठूर में पहला कत्लेआम अंग्रेजों ने किया। और उस समय उस गांव की जनसंख्या छोटे बच्चों समेत 24,000 लोग थे, और 24,000 लोगों को मार दिए। और उसके बाद इनका सिलसिला बढ़ते रहा, और इस हद तक इन्होंने नीचता की हद की अंग्रेजों ने। लूटना तो लूटना, हमारे घरों की बहू बेटियों के इज्जतों के साथ खेलना, तो उसमें जो ये करते थे वो इस तरीके से करते थे कि अगर इनको कोई सुंदर स्त्री या कोई सुंदर लड़की दिख जाती थी तो उसको नग्न करके नग्नावस्था में पूरे गांव में घुमाते थे, और इस हद तक उसका उत्पीड़न करते थे कि आपको मैं बयान नहीं कर सकता। ये सिलसिला ऐसे चलते रहा, और धीरे धीरे क्रांति की ज्वाला बढ़ी। कुछ लोग बचे जो लड़ाई के लिए संघर्ष किए, और संघर्ष का परिणाम स्वरूप क्या हुआ आपके सामने। 1857 से लगभग 21 अक्टूबर 1943 तक देश हमारा आजाद था, लेकिन आधिकारिक रूप से उसकी घोषणा नहीं हुई थी। और 21 अक्टूबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रधानमंत्री बने और आजाद हिंद सरकार की स्थापना की। आजाद हिंद बैंक, आजाद हिंद सरकार, आजाद हिंद करेंसी, इस तरीके से पूरा सिस्टम शुरू किया। अब यहां पे आपको मजे की बात यह समझनी होगी कि जब 1857 में अंग्रेज दोबारा आए, तो जो 1857 की हमारी 58 में आए, 57 में नहीं 58 में आए, और जो उन 1857 की गदर से जो जो कमियां थी, उस कमियों के लिए अंग्रेजों ने एक एक कानून बनाना शुरू किया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि अंग्रेजों ने 34,780 कानून बना दिए। उसमें उन्होंने पहला कानून बनाया आर्म्स एक्ट। उस एक्ट के तहत, क्योंकि जो लड़ाई हुई थी इसमें गोली बंदूक भी चले थे, लेकिन मुख्य रूप से हंसिये का काम था, हंसिया और तलवार। तो इन्होंने आर्म्स एक्ट बना दिया कि बिना लाइसेंस के आप अपने घर में असलहा, बंदूक, रिवॉल्वर या इस तरीके के हथियार आप नहीं रख सकते। दूसरा इन्होंने बनाया, वो कानून बनाया पुलिस एक्ट 1860। उसके बाद इन्होंने कुछ कानून मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि लिस्ट बड़ी लंबी है। उसके बाद इन्होंने जब ये पता किया कि किसानों ने और लोगों ने इनको, व्यापारियों ने इनको धन दिया लड़ने के लिए, तो व्यापारियों के पास पैसे न रह जाए, इसलिए इन्होंने इनकम टैक्स लगाया, कानून बनाया। इनकम टैक्स के बाद इन्होंने सेल टैक्स लगाया। सेल टैक्स के बाद इन्होंने रोड टैक्स, मतलब फिर आगे टैक्स 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 टैक्स
इतना हद तक कर दिए, उनका एक ही उद्देश्य था कि घरेलू उत्पाद जो है वो बंद हो जाए, क्योंकि जो तलवारें वगैरह बनी थी वो भट्टियों में गला गला के बनी थी, तो उसको भी इन्होंने लाइसेंस देने का काम किया, और वो कानून आज भी दुर्भाग्य से हमारे देश में आज भी बदस्तूर जारी है। चाहे आप पुलिस एक्ट ले लें, चाहे आईपीसी ले लें, चाहे सीपीसी ले लें, चाहे सिविल एक्ट सर्विस एक्ट ले लें, चाहे भूमि अधिग्रहण एक्ट ले लें, इस तरीके से इन्होंने जितने भी कानून बनाए वो सब के सब कानून आज भी बदस्तूर जारी हैं, और लगातार हमारे आपके ऊपर उस कानून के तहत शोषण का जाल फैलाया जा चुका है। विडंबना देखिए कि आज भी उस कानून को मानने वाले जितने भी हैं या पालन करवाने वाले जितने भी हैं वो सब काले अंग्रेज, क्योंकि किंग चार्ल्स तृतीय के अधीन हम आज भी हैं। और ये मैं हवा हवाई नहीं कह रहा हूं, इसके भी आपको पुख्ता प्रमाण दूंगा। अब जब अंग्रेज यहां पे शुरू किए अपना कारोबार, लूटपाट, या ये कहें कि हमें आपको हमारा आपका शोषण शुरू किए, तो धीरे धीरे उन्होंने कानून इस तरीके से लगाना शुरू किया, यानी कानूनी रूप से हम लोगों को वो विकलांग बनाते चले गए। और इसके साथ साथ जब उनको पता चला कि जो इस 1857 के जंग में या लड़ाई में या विद्रोह में जो किसान उनको धन के रूप में अनाज दिए थे, उनके लिए इन्होंने भूमि अधिग्रहण कानून लेके आए। और आपको जान के हैरानी होगी कि अंग्रेजों का ही नुमाइंदा डलहौजी नामक एक व्यक्ति था, या यूं कहें एक जीव था, प्राणी। वो क्या करता था कि गांव गांव में जाता और सारे किसानों को बुला करके कहता कि आप सिद्ध कीजिए कि यह जमीन आपकी है। हमारे बुजुर्गों के पास जमीन के कागज नहीं हुआ करते थे, क्योंकि हम लोग इस प्रकृति के या इस तरीके से छल कपट हम लोगों में नहीं था। हम लोग पुश्तैनी जमीन बेचते चले आ रहे थे कि हमारे दादा ने हमारे बाप को दिया, हमारे बाप ने हमें दिया, हमने अपने बेटे को दे दिया, हमारा बेटा अपने बेटे को दे दिया, इस तरीके से चला आ रहा था। कोई इस तरीके से नहीं हुआ करता था कि जिससे हम ये साबित करें कि ये हमारा जमीन है। और वो कहता मैं तो नहीं मानता कि जमीन आपकी है, और एक एक दिन में आप यकीन नहीं मानेंगे 25 से 30 हजार किसानों की जमीनें छीन लिया करता था। और विडंबना देखिए कि आज भी वो कानून बदस्तूर जारी है। सरकार जब चाहे जो सी जमीन चाहे वो किसान से छीन सकती है। इसका बहुत सारे उदाहरण आपने अभी देखा, और इसी तरीके से ये सिलसिला इनका चलते रहा। और जब 21 अक्टूबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपना आधिकारिक रूप से देश आजाद की घोषणा की, आजाद हिंद सरकार बनाई, आजाद हिंद करेंसी बनाई, आजाद हिंद बैंक बनाया, तब इनको ये लगा कि अब तो काम खराब हो गया। इन्होंने हमारे जो यूं कहें गद्दार नेता थे, किसी को राष्ट्रपिता का दर्जा दे दिया, किसी को राष्ट्रमाता का दर्जा दे दिया, किसी को कुछ दर्जा दिया, और हमारे देश को एक सुगर कोटेड गोली दिया, और उस गोली का नाम था ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट, या सत्ता हस्तांतरण एग्रीमेंट बना, जिसके ऊपर हस्ताक्षर हुए और 50 साल की लीज पे दिया गया भारत को। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, नाम आप लोगों ने सुना होगा, जिनकी सरकार कांग्रेस की बैसाखी पे बनी हुई थी और केंद्र में वो प्रधानमंत्री के पद पर थे, उन्होंने 26 जनवरी 1997 को लाल किले के प्राचीर प्रांगण से एक ऐलान किया
कि आज हमारा देश स्वतंत्र हो गया और आज से 3000 कानून हम निरस्त कर देंगे। अगले पल क्या होता है आप सबको पता है, उनकी सरकार गिरती है, कांग्रेस समर्थन वापस खींच लेती है और फिर चुनाव होता है। आपको अगली प्रक्रिया बताने की जरूरत नहीं। अब यहां पे आपको सबसे मुख्य बिंदु जो समझना है वो ये समझना है कि ये जितने भी कानून बने, इस कानून के तहत दो चीज का विशेष तौर पे आपको मिलेगा। वो ये है कि राइट टू ऑफेंस तो है, लेकिन राइट टू डिफेंस नहीं। आप पुलिस एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें पुलिस को इतना अधिकार है कि वो जब चाहे तब आपको पीट दे, जब चाहे तब आपको गिरफ्तार कर ले, जब चाहे तब आपको मतलब कुछ भी कर दे, लेकिन आप अगर पुलिस पीट रही है तो उसके डंडा नहीं पकड़ सकते। हालांकि कुछ इन्होंने संशोधन किया, मानवाधिकार आयोग के दबाव में किया, आम जन के आक्रोश के आगे किया, या जैसे भी करके कुछ बदलाव जरूर किया, लेकिन पूर्ण रूपेण से कानून आज भी वही चल रहे हैं। जबकि अगर हम 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हो गया तो हमें जितने भी ये अंग्रेजों के बनाए हुए कानून थे वो सब के सब कानून को जला देना चाहिए था। और हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे संस्कार के हिसाब से कानून बनना चाहिए था, लेकिन वह आज तक नहीं बना। अभी 2023 में बीएनएस नामक कानून बनाया गया, आप सभी ने देखा। सॉरी 23 नहीं 24 में, 23 लाख में बना था और 24 में उसको 1 जुलाई से लागू किया गया। लेकिन वो सिर्फ क्या है कि नए पैकेट में पुराना माल का पैकिंग और कुछ नहीं उसमें। कुछ धाराएं जो हैं बेस ऑफ ग्राउंड वही है, उनकी संख्या तब्दील कर दी गई। अगर मान लो कोई कानून जैसे 420 है, 420 को इन्होंने 377 कर दिया या 371 कर दिया, ऐसे ही कुछ किया है, ध्यान में नहीं है। तो सिर्फ उसकी काउंटिंग संख्या कम की है, बाकी सारा का सारा सिस्टम वही है और इसके अतिरिक्त उसमें कुछ नहीं किया है। सिर्फ हमारे आपके दिमाग को कंट्रोल करने का इनके पास एक न एक पेंच लगा लगा करके या यूं कहें जुगाड़ लगा लगा करके अपनी कुर्सी की आड़ में हमारा आपका शोषण किया जा रहा है। तो अगर हम 77 साल से आजाद हैं तो कम से कम आप लोग सरकार से अपनी आजादी का सर्टिफिकेट तो मांगे। सर्टिफिकेट न दे लेकिन राजपत्र पे ये तो लिख के दे दें कि यह व्यक्ति भारत का नागरिक है और पूर्ण रूप से आजाद है, और कुछ नहीं चाहिए। आप मांग करके देखिए, मुकदमा करके देखिए, आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब इन्होंने इतने पेचीदा तरीके से भारत को आजाद किया है, इसके इन्होंने 4 स्तंभ बनाए: न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया। ये 4 बनाए, लेकिन इन चारों का कंट्रोल कहां है? विचार करने की बातें ये मुख्य रूप से आपको ये विचार करना पड़ेगा। कानून व्यवस्था वही अंग्रेजों के आधार पर चल रही है आज भी। अगर आप कोर्ट कचहरी जाते हैं तो आप देखिए, किसी भी अदालत में आप जाइए, वहां पे सुबह से शाम तक की उसकी कार्रवाई देखिए, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। और ये तो हो गया आपकी न्यायपालिका। कार्यपालिका का आप लोगों का हर दिन आपको पता चलता होगा कि अगर आपको एक छोटा सा काम है तो अधिकारी किस हद तक आपका शोषण करते हैं, ये आपको हमसे ज्यादा बेहतर आपको पता है। विधायिका तो आप देख रहे हैं, ईवीएम से चुनाव होता है, कैंडिडेट पहले तैयार रहते हैं कि इनको बनाना है। और मीडिया के पास कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ब्रिटेन से संचालित होती है। अब आप बताएं, आप स्वयं कहां जाएंगे? किस हद पे आप मानते हैं
कि आप आजाद हैं। आप उसी दिन इनके लिए गुलाम बन गए जिस दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सरकार का खंडन करके और उनके पद से इस्तीफा दिलवा के या जबरी हटा के या उनको हिडेन करके जवाहरलाल नेहरू को जिस दिन प्रधानमंत्री बना दिया, उस दिन से आप आधिकारिक रूप से गुलाम हो गए। अब अप्रत्यक्ष रूप से आपके ऊपर शासन किया जा रहा है और आप पूर्णतः उसी गुलामी की जंजीर में जकड़े हुए। अभी आपको जीता जागता उदाहरण दे रहा हूं। आपके देश की जो जीडीपी है, उस जीडीपी का 4 गुना आम आदमी के ऊपर कर्ज है। अब आप सोचिए आप किस तरीके से उभरेंगे। और कर्ज भी कैसा है? नकली। नकली इसलिए है आपको कर्ज के नाम पे कोई पैसे तो मिले नहीं, रुपए तो मिले नहीं। आपको मिले तो क्या, या तो डिजिट मिला और या मिला आपको वचन पत्र, जिस पे लिखा है कि मैं धारक को इतना रुपए अदा करने का वचन देता हूं। पूरे भारत से मुझे कोई एक व्यक्ति अब तक ये नहीं बताया कि जी जो इस पे वचन लिखा गया है इसका भुगतान मुझे किया जा चुका है। हमने हजारों लोगों से 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए सरकार को भेजे कि इसका हमें भुगतान किया जाए, लेकिन आज तक भुगतान नहीं आया। और मजे की बात यह है कि जिस कार्यालय में जिस अफसर के पास हम भेजते हैं उस पैसे को कि इसका भुगतान कराएं, वो आगे से जवाब ही नहीं देता। कुछ एक अफसर हैं जो कुछ लोगों के उस नोट को साथ में वापस भेज दिए और कुछ लोग ये लिख के भेजते हैं कि हमारे किस कार्यालय में भेजा है उसका विवरण दीजिए। जब नहीं आता है आरटीआई लगाते हैं तो उसके बाद ये जवाब आता है। और इतना ही नहीं, अब 2 साल के बाद आपको जब डमरू बजाया जाएगा तभी आप सांस लेंगे। जैसे इन्होंने फॉरेस्ट एक्ट बनाया, आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश का सबसे ज्यादा खनिज जंगलों में मिलता है और उस फॉरेस्ट एक्ट के तहत वो जंगल अपने कब्जे में ले लिए। आप एक पेड़ की डाली नहीं काट सकते, पेड़ नहीं काट सकते, लेकिन वो चाहें तो पूरा का पूरा जंगल 1 घंटे में उड़ा दें। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। अभी हंसदेव बंदर जंगल की आप सबके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण। और गुलामी का आपको और प्रमाण देता हूं। हमारे देश में जो मुद्रा थी, सोने और चांदी की मुद्रा थी। जब अंग्रेजों ने लूटा इसको, कलकत्ता का पहला राज्य था और कलकत्ता से जब कलकत्ता का कलेक्टर जाता है ब्रिटेन में, उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव यूटो। और वो जब ब्रिटेन के पार्लियामेंट में पूछा गया कि आप क्या लेके आए, भारत से कितना लूटा, तो वह कहता है कि मैंने भारत को नहीं लूटा है, भारत के एक राज्य के, एक शहर के, एक मोहल्ले के जितना लूटा है वो सब लेके आया। फिर वो पूछते कितना लूटा है, तो कहता है इसका मेरे पास आकलन नहीं है। फिर पूछा जाता है कि क्या लेके आया, कितना लेके आए हो, तब वो कहता है कि 900 पानी की जहाज, 900 पानी की जहाज में लेके आया। और अंग्रेज कहते 900 पानी की जहाज में क्या लेके आए हो, तो वो कहता है कि सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात, माणिक, मूंगे ये लेके आया हूं। फिर पूछा जाता है कि कितनी कीमत की और एक जहाज में कितना आता है, तो कहता है कि तकरीबन 10,000 मैट्रिक टन। और जब कीमत बताता है तो उसका कैलकुलेशन ही नहीं किया जा सकता, 1 ट्रिलियन बता देता है। तो हम गरीब तो थे नहीं,
हमें तो गरीब बनाया गया। हम कतार में लगने वाले नहीं थे, कतार में लगाया गया। कैसे लगाया गया? ये अंग्रेजों के कानूनों के जरिए। और आज विडंबना ये है, जितने भी कानून हैं, अगर उस कानून के खिलाफ आप केस करो कोर्ट में, लंबी सुनवाई के बाद मुकदमा आप हार जाओगे, सरकार जीत जाएगी, क्योंकि सारा तंत्र इन्हीं का है। आप जाओगे तो जाओगे कहां? आपको मजे की बात मैं बताऊं, हमने रुपए को चैलेंज किया पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में। हमने एक PIL लगाई कि जो ये रुपए चल रहे हैं हमारे जेब में, जो हैं, जिससे हम लेन देन कर रहे हैं, यह रुपया नकली है। क्योंकि हमने हर जगह पे, हमें ये कोई ऐसा सरकारी अधिकारी नहीं मिला जो ये लिख के दे सके कि यह रुपया असली है। और मैंने ये दावा किया कि मैं 110 अरब रुपए मांगता हूं, जिसका वैल्यूएशन ये बनता है हमारा, और ये मुझे दिया जाए। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जज साहब ने जब दलीलें सुनी तो उन्होंने कहा, आपने पूरा माहौल चेंज कर दिया, और आप क्या चाहते हो? हमने कहा कि हम अपना रुपया चाहते हैं। और उन्होंने बोले, ठीक है, ये पहले हम RBI से पूछेंगे। अभी तक RBI का जवाब नहीं आया, और वो मेरी पिटीशन ऐसे लटकी है। मुझे पता है कि मेरे जीवन में न वो फैसला आएगा, न मुझे वो रुपया मिलेगा, लेकिन मैं प्रयास तो कर रहा हूं। मुझे खुशी इस बात की है कि मैं प्रयास कर रहा हूं। आप लोगों ने सुना होगा, अन्ना हजारे जब दिल्ली में अनशन पे बैठे थे, जहां से अगर मैं ये कहूं कि केजरीवाल जी की उत्पत्ति हुई, तो अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है। अन्ना हजारे ने एक नारा दिया था, निकलो घर दुकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। और उस नारे को सबसे आगे बोलने वाले अरविंद केजरीवाल थे। लेकिन आज वही अरविंद केजरीवाल सबसे बड़े करप्ट में आ गए, क्योंकि उनको शराब के पैसे मिल गए। सीधी सी बात है, अगर उनको शराब के पैसे मिले हैं तो शबाब भी मिले हैं, शबाब भी मिले हैं तो कबाब भी मिले हैं, और कबाब भी मिले हैं तो हबाब भी मिले। ये बेहतर आप समझ सकते हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि हम 577 साल से लगातार अब तक गुलामी की जंजीरों में हम जकड़े हुए, और अगर अब नहीं 2-3 साल में जगे, तो आपकी ये स्थिति हो जाएगी कि आपको पूछ करके अपने भोजन भी लेना पड़ेगा। आपके हाथ में रोटियां होंगी, लेकिन आपके पास खाने का अधिकार नहीं होगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जो ये कानून इनका बन रहा है, वो मैं कह रहा हूं, कानून कह रहे। अभी आप अपने जेब से रुपए निकाल करके जिस दुकान से चाहते हैं उस दुकान पे जाकर के आप अपना खर्च कर लेते हैं। लेकिन अभी सरकार एक CBDC लेके आ रही, उसको कहते हैं सेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी। वह क्या होगा? वो आपके मोबाइल में ही एक अंक होगा, पैसे नहीं होगा, मतलब आपके पास पैसे होंगे नहीं। और जब सरकार कहेगी कि आप रामलाल की दुकान पे ही जाकर के सामान खरीद सकते हैं, तो आप रामलाल की दुकान पे ही खरीद सकते हैं, श्यामलाल की दुकान पे नहीं खरीद सकते। क्यों? क्योंकि वहां बैठा हुआ, ब्रिटेन का बैठा हुआ गवर्नर, वो आपको ऑपरेट करेगा। ये जो आपके प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, ये सब मूक दर्शक बने बैठे रहेंगे, और त्राहिमाम मचेगी। आपका मरना सुनिश्चित है। यह सत्य है कि मौत एक सत्य है, लेकिन उस मौत की सत्यता को इस तरीके से भी नहीं होना चाहिए कि हमारे पीछे, आगे, और हम स्वयं उस चीज की जलालत को झेले। आजादी का मतलब क्या है? अगर आप ये सोचें, आजादी का मतलब यही है कि आप किसी से हंस लिए, किसी से बात कर लिए, जो चाहे वो खा लिए, तो आप अंधेरे में हैं। आजादी का मतलब है स्वराज, हम अपने आप राजा हैं, जो चाहे वो हम करें। अब इसमें ये नहीं कि हम जिसको चाहे उसको मार दें, ऐसा नहीं। न्याय संगत, न्यायप्रिय, तर्क। हमारा वही देश है जहां पे न्याय राजाओं के पास एक दिन में हो जाता था,
आज हमारा वही देश है कि न्याय के लिए आपको मुकदमा बाप करता है, फैसला बेटा सुनता है। यही स्थिति हो रही। मेरे दादाजी हमें एक किस्सा बताते थे राजा के न्याय की, आपके पास शेयर कर देता हूं, क्योंकि मैं मेरे दादाजी के बहुत करीब था। मेरे दादाजी एक मुझे किस्सा बताए थे कि एक राजा के दरबार में दो महिलाएं जाती हैं। एक महिला का बच्चा होता है, दूसरी महिला उसको चोरी कर लेती है, और दोनों न्याय के लिए राजा के पास जाती हैं कि मुझे मेरा बच्चा चाहिए। वो कहती मेरा बच्चा चाहिए। तो जब दोनों की लड़ाइयां होती हैं तो राजा का काजी या यूं कहें मंत्री वो वहां से गुजर रहा था, तो उसने पूछा कि आप क्यों लड़ रहे हो? तो उसने कहा कि ये मेरा बच्चा है। वो कहे मेरा बच्चा है। तो उसके समझ में नहीं आया। उसने क्या किया, उस बच्चे को और दोनों को लेकर राजा के दरबार में पेश हो गया कि ये इनका जहां पना, इनका ये न्याय किया जाए। अब वो कहे कि मेरा, वो कहे मेरा, बहुत सारी उनकी विधियां थी, ज्यादा लंबा हो जाएगा, शार्ट में बताते हैं। अंततोगत्वा जब निर्णय नहीं हुआ तो राजा ने अपने मंत्री को आवाज दिया कि मंत्री जी तलवार ले आओ और इस बच्चे को दो टुकड़ा करके आधा इसको दे दो, आधा उसको दे दो। एग्जाम्पल के तौर पे राम मंदिर और बाबरी मस्जिद। अब क्या हुआ, जैसे ही मंत्री ने तलवार खींचा, जो असली मां थी वो चीखने लग गई और बोली कि नहीं जहां पना, इसी को दे दो ये बच्चा, मैं बिना बच्चे को रह लूंगी, ये बच्चा इसी का है। और राजा इतना समझ गया, बोला कि ये इसकी असली मां है, और बच्चे को उसकी असली मां को दे दिया। ये थी हमारी न्याय पद्धति। अब आप जरा सोच के देखिए, आज आप एक मुकदमा कर दीजिए, फर्जी जैसे मुकदमा करवा दीजिए किसी का कि ये बच्चा मेरा है, वो कहे मेरा बच्चा है। भाई साहब, बच्चा जवान हो जाएगा, लेकिन ये आपको न्याय नहीं मिलेगा कि इसके असली माँ बाप कौन है। और इसका भी आपको जीता ज्यादा उदाहरण दे रहा हूं। आप नारायण दत्त तिवारी का नाम आपने सुना होगा। उनका भी एक बेटा था, उसने भी लंबी लड़ाई लड़ी है, मुकदमा लड़ा है, सिर्फ इसलिए कि मेरा बाप है। अब आप सोचिए कि नारायण दत्त तिवारी को, हालांकि वो अपने आप को साबित किया, लेकिन लड़ाई कितनी लंबी लड़ी है ये आप स्वयं देख सकते हैं। तो न्याय पद्धति तो हमारी खत्म हो गई। आज के नेता आपको जो बरगला रहे हैं, संविधान बचाना है, संविधान बचाना है, संविधान बचाना है। लेकिन अगर किसी नेता से आप पूछिए कि संविधान के 10वें पेज में क्या लिखा हुआ है, तो नहीं बता सकता। संविधान के 7वें पेज में क्या लिखा है, तो नहीं बता सकता। क्यों? उनके पास टाइम ही नहीं, चाटुकारिता से अधिक उनके पास समय नहीं है। और 1952 में बाबा साहब अंबेडकर ने यह कहा है कि अगर हम चाहें देश की जनता को ये आप समझे कि इस चीज से इनको न्याय मिलेगा, तो नहीं आना पड़े तो सबसे पहला व्यक्ति मैं होऊंगा इसको चलाने। ऐसे तो नहीं कहा होगा, उनके बयान है, रजिस्टर्ड हमारे पास है। आप अगर उसकी कॉपी चाहिए तो आप 630 45 65 155 पे आप कॉल करें, आपको तुरंत मिल जाएगी उसकी पीडीएफ। ऐसा नहीं है, कोई चीज हवा हवाई नहीं है, पर हमें आपको समझने की आवश्यकता है, हमें आपको जागने की आवश्यकता है। अगर आप इस भ्रम में हैं कि हम आज आजाद हैं, तो ये सबसे बड़ा झूठ है। और जिसने भी आवाज उठाई आजादी की, विडंबना देखिए, उसको सुला दिया गया, सदा सदा के लिए वो सो गया। मैं आपको ये चीजें बता करके यह नहीं कह रहा हूं कि आप किसी सरकार के अगेंस्ट चलिए, किसी से विद्रोह कीजिए, किसी से कुछ करिए, लेकिन मेरा कहने का उद्देश्य साफ है कि आपको, हमें अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अगर हम आप इस लड़ाई को नहीं लड़ेंगे, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। क्योंकि इन यहूदी और ईसाइयों के माया जाल इतना सिकंजा कसते जा रहे हैं कि आने वाले समय में आपको सांसें भी पूंछ के लेनी पड़ेगी। और ये बहुत लंबा समय नहीं है, ये ज्यादा से ज्यादा 2 से 5 साल। हम सब ने विश्वास किया था नरेंद्र दामोदर दास मोदी के ऊपर कि मोदी जी आएंगे, कुछ न कुछ अच्छा करेंगे। लेकिन अफसोस कि मोदी जी स्वयं उनके चरणों में सजदा कर दिए। हमने ये सोचा था कि योगी जी आएंगे तो योगी जी बहुत अच्छा काम करेंगे, लेकिन अफसोस योगी जी भी उन्हीं के समर्थक बने और उनके चरणों में सजदा कर दिए। मैं किसका किसका नाम ले, क्योंकि ये चोर चोर मौसेरे भाई, एक कहावत
और उसी के अनुसार ये सब चल रहे हैं। आपको आजाद होने ही नहीं देना चाहते। अगर आजाद होने देना चाहते तो जो 26 जनवरी 1997 को एच.डी. देवेगौड़ा साहब ने लाल किले के प्राचीर प्रांगण से घोषणा की कि आज से 3000 कानून निरस्त किए जाएंगे, हम आजाद हो गए, तो हो गया होता। लेकिन उसको 50 साल को दोबारा 50 साल बढ़ा दिया गया बहुत तरीके से। आप अगर ये सोचें कि आप आजाद हैं तो आप क्या भ्रम है। आप लगातार 577 साल से आज तक गुलाम हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपको खुद को सोचना है। जो चीजें बताया, अगर आप इसको गहनता से अध्ययन करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। मैंने तो इसको निचोड़ निचोड़ के एकदम छोटे से टुकड़े में आपको बताया, क्योंकि मैं फ्री होता हूं तो मैं इसी सारी चीजों को रीड करता हूं कि इसको कितने शॉर्ट में रख दें आपके सामने। अगर इसको हम लंबा करना चाहें तो ये यकीन मानिए, ये व्याख्यान हमारा कम से कम 5 घंटे में आपको बता सकता हूं। और मैं लिख के नहीं रखता कोई चीज। अगर आपको ये हो कि मैं लिख करके कोई पढ़ता हूं, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि लिख के रखने की मेरी फितरत नहीं है, मेरी आदत नहीं है। मैंने बचपन से कभी आज तक नकल नहीं किया, और नकल अगर किया तो मैं उस परीक्षा में फेल हुआ। जो हमारे दिमाग में आता है मैं वही बात करता हूं। हमें नकल हमारे डीएनए में नहीं रहा। और आपको जान के हैरानी होगी कि अगर हमारे संविधान को ये नेता माने तो हमारे संविधान में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है कि जिससे आपका भला हो जाए। क्योंकि संविधान में लक्ष्य नहीं लिखा है, लक्षण लिखे गए हैं, जिसका कोई पैमाना नहीं। ध्यान रखें, अगर आपको चाहिए संविधान तो आप आरटीआई लगा के मंगा सकते हैं और पढ़िए, उसमें लक्षण है। जैसे हम भारत के लोग, भारत के सनातन, भारत की संप्रभुता, लेकिन सनातन संप्रभुता इन सब चीज का कोई पर्यायवाची नहीं है, कोई मतलब एक पैमाना नहीं है, पैरामीटर नहीं बनाया हुआ है। तो इस तरीके से जो ये गुमराह करते आए हैं, वो सारा का सारा सिर्फ हमें और आपको गुमराह करने के एक तरीका है कि हमारा अपना संविधान है, हमारा अपना कानून है, हमारा अपना कोर्ट है, हमारा अपना मीडिया है। हकीकत में धरातल पे कुछ नहीं है, सब का सब टोटल उन्हीं अंग्रेजों का है, और वही वहां से ऑपरेट कर रहे हैं। आज आपके पास डाटा नहीं, डाटा आपके मोबाइल, आप हर व्यक्ति के पास मोबाइल है, हर व्यक्ति इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। लेकिन किसी व्यक्ति ने अगर ये सोचा कि मेरा डाटा सेफ है, तो आपका डाटा ब्रिटेन में सेफ है, इंडिया में नहीं सेफ है। आप अगर ये सोच रहे हैं कि आप ये काम कर रहे हैं, किसी को पता नहीं है, तो आपके ऊपर पल पल आपके ऊपर निगरानी हो रही है। जब से आपके जेब में स्मार्टफोन, एंड्रॉइड फोन ये आ गए, आप ये समझ लो कि आपके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो चुका है। आपकी सुबह से लेकर शाम तक सारी गतिविधियां उनके कैमरे में कैद है, उनके पास स्टोर है। आप इस हद तक गुलाम हो चुके हैं, और जो बची हुई है वो 2 साल 3 साल में आपके सामने आ जाएगा। आपको जागना पड़ेगा, आपको अपना हक लेना पड़ेगा। लेकिन विडंबना ये है कि हम उलझ जाते हैं राम मंदिर और अयोध्या मंदिर के मस्जिद के विवाद में, हम उलझ जाते हैं आरक्षण के खेल में, हम उलझ जाते हैं रोजी रोजगार। आज हमारे देश के युवा पढ़ लिख करके कहते मुझे नौकर रख लो, मुझे नौकर रख लो। उनकी एक ही मांग है, क्या हमें नौकरी मिल जाए, हम बेरोजगार हैं। क्यों नौकरी के पीछे पड़े हो? किसकी नौकरी करना चाहते हो? अंग्रेजों की? आपके हिंदुस्तान में कोई ऐसी नौकरी नहीं है जो आप अपने स्वदेश के लिए करें, चाहे वो आईएएस अफसर हो, चाहे आईपीएस हो, चाहे सी ग्रेड, बी ग्रेड, डी ग्रेड, जितने भी हैं, कोई सा भी। क्योंकि सब उन्हीं के बनाए हुए कानून के तहत है, उन्हीं के बनाए हुए मापदंडों पे आपको करना है। आपका शोषण और दोहन का अधिकार सिर्फ अंग्रेजों को है। आपका जो भी है, सब का सब वही देख रहे हैं। उनकी तीसरी आंख आपके पास है। आपको आज या 10 दिन बाद आपको आखिर में उन्हीं के ढाल में ढलना पड़ेगा। अगर आप नहीं जगेंगे तो वही आपको यहूदी, वही आप ईसाई, यही आप हो सकते हैं। लेकिन आप हिंदू और मुस्लिम और सनातनी ये नहीं हो सकते। अगर आप सनातनी हैं तो आप मुस्लिम भी हैं,
आप हिंदू ही, सनातन से अलग मुस्लिम नहीं। लेकिन हमारे आपके ऊपर ये चश्मा चढ़ाया गया कि मुस्लिम अलग है, सनातन अलग है, क्योंकि सनातन के बिना धरती पे कोई जीव रह ही नहीं सकता। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये शास्त्र कह रहे हैं, क्योंकि हम भी जुड़े हुए हैं कहीं न कहीं से, तो हम भी ज्ञान लेते रहते हैं। माना कि आप लोगों के सामने बच्चे हैं, लेकिन कुछ न कुछ ज्ञान ज्ञान किसी के बाप का नहीं होता है। ज्ञान जहां से मिले वहां से ले लो और उसके अपने पास रखो, और जितना बांटोगे उतना ही बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपके पास जो ज्ञान आ गया वो दबा के रखो, ऐसा करने से आपका वो ज्ञान क्षीण हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप गाय और सूअर का मांस या चर्बी युक्त भोजन लेकर के ईसाई बनना चाहते हैं, या आप सनातनी बन के अपने देश का और अपने देश के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए आप लड़ाई लड़ना चाहते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है। यहां कोई राजू मिश्रा आपको बताने वाला नहीं है कि आइए आप हमारे साथ लड़ाई लड़िए। आपको अपनी लड़ाई स्वयं को लड़नी होगी। ये अलग चीज है कि संगठन है हमारा, संगठन में लोग जुड़े हुए हैं, संगठन के साथ काम कर रहे हैं, वो अच्छी बात है। आपके जज्बे को सलाम है और नमन है। लेकिन आप सिर्फ निहायत स्वार्थ में हमारे साथ ना जुड़े कि आपका सिर्फ एक बैंक लोन है तो चलो मिश्रा जी के पास जुड़ गए, बैंक वालों का तो मिश्रा जी ने बंद कर रखा है बोलती, तो इसको मुख्य आधार बना करके ना जुड़े। आप जुड़े हमारे साथ। हाँ ठीक है, आपको बैंक से तकलीफ है, बैंक आपका शोषण कर रहा है, हम बैठे हैं, हमारा संगठन काम कर रहा है और प्रॉपर तरीके से कर रहा है, और जो जो लोग साथ में जुड़े उनको अच्छा रिलीफ भी मिला है। आप आपस में बात भी करते होंगे एक दूसरे से। मैं किसी को फोन लेकर के थोड़ी बैठा हूं कि आप उनसे बात ना करें, उनसे बात ना करें। ना मैं कभी किसी को कहता हूं भैया तुम इस बात में से बात मत करना। क्यों? आप करो, अपने आप बात करो। अगर आप हमसे खुश हैं तो ठीक है, अगर नाराज हैं तो भी हमसे ठीक है। नाराज है तो मैं ये कोशिश करूंगा कि आपकी नाराजगी का कारण क्या है, ताकि आपकी नाराजगी को दूर किया जा सके। लेकिन इसके साथ साथ आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए जरूर सोचें। नहीं तो जैसे आज मैं आपको चिल्ला के कह रहा हूं कि भाई 577 साल हो गए हम लोगों को गुलाम हुए। राजू भाई दीक्षित थे, वो चिल्लाते रह गए कि 500 साल हो गए हम लोगों को गुलाम होते, 525 साल हो गए हमें गुलाम हुए। लाल बहादुर शास्त्री जी चिल्लाए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी चिल्लाए। कितने उदाहरण दूं आपको। तो ऐसे ही, क्योंकि हम लोग संख्या बल में कम है, हम लोगों की आवाज को दबा दिया जाता है। हम लोगों को कुचलना इनके लिए बहुत आसान है, और यही हम लोग अगर इकट्ठे हो जाएंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। और जितने भी आप यत्न करना चाहें कर लें, लेकिन आप इस गुलामी से आजादी आपको नहीं मिलेगी। आप सुबह से शाम तक जितना मर्जी जी तोड़ मेहनत कर ले, आपके पास धन संचय नहीं है, संचय नहीं होगा। जितना मर्जी आप जोर लगा लो, क्योंकि आपके रुपए का डिवैल्यूएशन लगातार हो रहा है, हर दिन हो रहा है। आज आप 15 पैसे की औकात वाला रुपया लेके आप चल रहे हो, सिर्फ इसीलिए क्योंकि हम चुप रहे। अहिंसा परमो धर्म है, इसको हम मानने लगे। लेकिन हमारे भारतवासियों का एक इतिहास रहा है कि हम जब सोते हैं तो हाथी के जैसे सोते हैं, और जब उठते हैं तो हाथी के जैसे दौड़ते चले जाते हैं। ये हम लोगों का इतिहास रहा है, और इसका ज्वलंत उदाहरण आपको जितनी भी क्रांतियां हुई हैं उससे आपको मिल जाएगा कि जब तक सोते रहे तब तक सोते रहे। अब वक्त नहीं है आपके सोने का, अब वक्त है आपको जागने का। 577 साल की इस गुलामी को जड़ से उखाड़ फेंकने का। हमें कोई सरकार नहीं चाहिए, न कांग्रेस की चाहिए, न बीजेपी की चाहिए, न किसी भी पार्टी की नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सब एक दूसरे के चोर चोर मौसेरे भाई हैं, और सब ये अंग्रेजों के दलाल हैं। देश के नेता कम, अंग्रेजों के दलाल ज्यादा है। हमें एक स्वतंत्र राष्ट्र चाहिए, हमें हमारा धर्म चाहिए, सनातन धर्म। हमें हमारी संस्कृति चाहिए, हमें हमारी सभ्यता चाहिए, हमें हमारे बच्चे चाहिए, हमें हमारा धन चाहिए, हमें हमारी भूमि चाहिए।
आप अगर ये सोच रहे हैं कि नहीं हमारे पास तो सब कुछ है, तो आपके पास कुछ नहीं है। आप जिस मकान में रह रहे हैं ना, वो मकान भी आपका नहीं। क्यों नहीं है? आप रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 उठा करके पढ़ लेना, आपको पता लग जाएगा कि आपका मकान आपका है या नहीं। हाँ, ये अलग चीज है कि आप आज उस मकान में हो, उसको बेच लिए, पैसे ले लिए, दूसरे में चले गए, तीसरे में चले गए, लेकिन हो तो आप उन्हीं के अंडर ना, कहीं ना कहीं तो आप हो। तो दोस्तों, वो आपका नहीं है। और अगर आप ये सोच रहे हो मेरे पास 50 एकड़ जमीन है, 100 एकड़ जमीन है, तो वो भी आपकी नहीं है। वो भी आप लैंड रेवेन्यू एक्ट पढ़ लोगे तो आपको पता लग जाएगा कि आप जमीन के मालिक हैं कि नहीं। आप क्या सोच रहे हो कि आपके पास 2 कागज मिल गए तो उसमें आप पूरे धरातल के मालिक हो गए? नहीं, आपका है ही नहीं। किसका है? ब्रिटेन का। और उदाहरण के तौर पे अगर आपको समझना है तो डलहौजी ने जिस जिस गांव में भूमिहीन किसान किए थे, जिनकी जमीनों को जबरदस्ती ले लिया था, आज तक वो उनको जमीन नहीं मिली। विडंबना देखिए कि हम अगर इस झूठी आजादी को आजादी मान ले, तो अंग्रेज जमीन तो उठा के नहीं लेके गए ना ब्रिटेन, वो जमीन तो है भारत में ना। उनको जमीन मिलनी चाहिए थी, क्यों नहीं मिली भाई? क्यों? क्योंकि उस जमीन की मलकियत जो थी उनको मिल चुकी थी, और अब वो बदले में या तो वक्फ बोर्ड के पास है, या फॉरेस्ट के पास है, या किसी के पास है, लेकिन वो किसान बेचारा तब से लेके आज तक भूमिहीन किसान ही रहा। आप सोच के देखिए कि आप किस हद तक गुलाम हैं, और किस हद तक आपको गुलाम बनाया जा रहा है। लगभग 1 घंटे हो गए आपके साथ में वार्तालाप करते, और आज का यही समाप्त करते हैं। लेकिन जाते जाते आपसे एक ही अपील है, और उस पर आप ध्यान देना कि आपको जागना पड़ेगा, और जब तक आप नहीं जागेंगे तब तक आपका कुछ होगा नहीं। आज स्थिति यही है कि जैसे भी आप हैं, जहां भी हैं, आप जिस भी स्थिति में हैं, आप आज आपका जो कंडीशन है वो ठीक ऐसे ही है कि भंवर में है सफीना लेके हम पतवार बैठे हैं। भंवर में है सफीना लेके हम पतवार बैठे हैं। सफीना का मतलब होता है नाव। भंवर में है सफीना लेके हम पतवार बैठे हैं, दर्द की इस नगरी में दर्द के पर सौदागर बैठे हैं। ये आप समझे, आपका पल पल हर पल सौदा हो रहा है, पल पल आप निगरानी में हैं। और जो ये लाइन है, किनारे दर्द की नगरी में बैठे सौदेबाज, इसको भी आप बहुत बढ़िया कुमार विश्वास जी ने लिखा है ये। तो यह आज चरितार्थ हो रहा है, और उसको धरातल पे न हो जाए, इससे बचने के लिए आपको जागने की आवश्यकता है। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे और इसके आगे की भी जानकारी देंगे आपको, ताकि आप समझ जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।